अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टैटिस्टिक में एक बहुत मेजर और अहम टॉपिक है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन ईच इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली कहते हैं कैसे हैं। अगर आप एक डाटा देखें, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि रिपीटेडली रिपीट हो रहे हैं। जैसे 0 रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, और 1 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, 4 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 5 2 दफ़ा, 2 दफ़ा। तो ये जो रिपीटेशन है वैल्यूज़ की कि ये एक ऑब्जर्वेशन में कितनी दफ़ा आते हैं, इनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखें ये हमारे पास लेट्स सपोज ये डाटा है हमारे पास जिसमें हम देखते हैं, ये पूरा डाटा है हमारे पास, हमने इसको अरेंज कर लेंगे तो हमें रिपीटेशन देखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अब जैसे 0 है इस डाटा में कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा तो हम इसमें कहते हैं कि 0 एक दफ़ा है। 1 जो है वो इस डाटा में 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो हम इसको कहते हैं कि 2 है। ठीक है, इस तरीके से 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 1 टाइम्स है, 4 1 टाइम्स है। तो ये बेसिकली रिपीटेशन डाटा की जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर आपको कोई सेट ऑफ डाटा दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 0 इस डाटा में 1 है, तो आपने इसमें 1 लिखना है, नॉट 0 लिख देना। 0 किसी चीज़ की भी फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी जो है ना हमेशा 1 होती है। ठीक है, अगर उस डाटा का प्रॉपर एलिमेंट मौजूद है। ये तो हो गई बात आपकी डाटा निकालने के तरीक़ेकार पर। अब जो दूसरी चीज़ है जिसमें आपको इल्म होना चाहिए वो है रेंज। रेंज का फार्मूला है कि डाटा के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से आप मिनिमम वैल्यू माइनस कर दें तो आपको रेंज मिल जाती है। तो देखिए आप इसके अंदर जो डाटा है इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है 5, ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू जो है इसमें 0 है। तो अगर हमें निकालने दिया जाए कि हम इसकी रेंज निकालें तो रेंज का जो फार्मूला यूजिंग करते हुए अगर हम इसकी रेंज निकालते हैं तो ये बनेगा 5 - 0 जो कि इक्वल होगा 5 के। ठीक है, तो रेंज इसकी होगी 5। ठीक है, तो रेंज का फार्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डाटा जिसमें से मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करनी हो जाए तो ये आपका बन जाता है रेंज का फार्मूला। अच्छा, हम अगर फर्दर मोर बढ़ें उससे पहले कि मैं आपसे बार-बार ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा की बात करूँगी इस तरीके के पूरी वीडियो में, तो आपको मैं ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के अंदर भी फ़र्क सिखा दूँ। जो ग्रुप डाटा होता है उसके अंदर हमेशा हमें क्लास इंटरवल्स मिलेगा यानी गैप्स मिलेंगे, इस तरीके से डाटा लिखा मिलेगा। ठीक है, और जो अनग्रुप्ड डाटा होगा वो हमें सिंपल पूरी लाइन मिलेगी, इसमें 20 30 भी होगा, 40 भी होगा, ऐसे मतलब इस तरह के जो डाटाज़ होंगे वो सारे अनग्रुप्ड होंगे यानी इंडिविजुअल पॉइंट्स की जो फॉर्म में होंगे यानी अलग-अलग, तो हम उसको कहेंगे पॉइंट्स के फॉर्म में जो होंगे डाटा हम उनको अनग्रुप्ड डाटा में कहते हैं। और जो पॉइंट के फॉर्म में नहीं होंगे बल्कि उनके अंदर क्लास इंटरवल बनाई हुई होगी तो वो हमारा डाटा ग्रुप डाटा होता है। नाउ कमिंग टू द आवर एक सॉर्ट ऑफ अनग्रुप्ड डाटा देखते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक सॉर्ट ऑफ अनग्रुप डाटा है जिसमें इंडिविजुअल पॉइंट्स लिए गए हैं। ठीक है, और इस डाटा में जो है अब हमें रेंज निकालनी हो जाए तो ये टोटल नंबर ऑफ डाटा जो वैल्यू है वो तकरीबन 60 लोगों का पल्स रेट लिया गया है। ठीक है, तो अगर हमें इसमें रेंज निकालनी पड़े तो हमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है उसको सबसे छोटी वैल्यू में से माइनस कर दें तो हमारे पास रेंज आ जाता है। जैसे कि इस डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू 100 है और सबसे छोटी 63 है, तो 100 - 63 जो है वो वैल्यू आपकी पल्स रेट में रेंज की सूरत होगी। ठीक है, ये तो आगे आपको रेंज निकालना। नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ क्लास निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लासेस निकालने के लिए क्योंकि अब हम पूरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं तो इसके लिए हमें थोड़े से जो बेसिक्स हैं वो पता होना चाहिए। रेंज पता होना चाहिए आपको, एक डाटा को अरेंज करना चाहिए आना चाहिए, अब यहाँ तक आपको फ्रीक्वेंसी तक का पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ क्लास को हम के से डिनोट करते हैं और दो तरीकों से हम नंबर ऑफ क्लास जो है ना इसमें निकाल सकते हैं, एक स्ट्रक्स रूल के जरिए और एक थम्स रूल के जरिए। थम्स ऑफ रूल तो ये है कि आप कोई भी डाटा में से जितने भी वैल्यूज है ना उसमें अपनी तरफ से 5 या 15 या 10 का गैप डालें और पूरे डाटा को डेवलप कर दें। ठीक है, और उनकी क्लास इंटरवल बना लीजिए। यानी अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में करने के लिए आप जब थंब रूल लगाते हैं तो अपनी मर्जी से 5 लगा लें गैप या 10 लगा लें या 15 लगा लें, तो ये थंब रूल है। वेयर एज द स्ट्रक्स रूल के पास एक प्रॉपर फॉर्मूला है जिसका नाम है कि आपने ये अप्लाई करना है जिसका k इज इक्वल टू 1 + 3.32 log n। ठीक है, यहाँ पे जो n है ना ये n आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ डाटा है, पूरा कितने नंबर लोगों का डाटा आपने कलेक्ट किया है वो है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रीवियस डाटा दिखाया आपको ग्रुप डाटा जो कि 60 लोगों की पल्स रेट थी, तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली जो है ना n की जगह 60 प्लेस कर लूंगी और log n की वैल्यू जो है वो ले लूंगी मैं, तो ये log 60 की वैल्यू ये आती है। और ये सारी चीज़ें निकालने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचूंगी कि ये कोई 7th जो है क्लास विद मतलब क्लास नंबर ऑफ क्लासेस की 7 होगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्लास में आपको दिखाती हूँ कि कैसे 7 होगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। ये देखिए क्लास इंटरवल जब डेवलप कर रहे होते हैं तो हमें क्लास नंबर ऑफ क्लास के लिए बनाने के लिए ये स्ट्रक्स रूल के थ्रू फॉर्मूला आया है कि हमने 7 क्लासेस बनानी है। तो अपने सारे डाटा को इसके अंदर अरेंज करने को के लिए हमें नंबर ऑफ क्लास का वैल्यू पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ क्लास के लिए स्ट्रक्स रूल अप्लाई करते हैं। टर्न है क्लास विद के बारे में जानने की। क्लास विद निकालने के लिए आपके पास रेंज आपको समझ में आ गई कि किस तरह निकालते हैं। फिर आपको नंबर ऑफ क्लास मैंने बता दिया, तो r/k जो वैल्यू आती है वो क्लास विद डिफाइन करती है। ठीक है, तो जब भी क्लास विद पूछी जाएगी तो आपको रेंज भी आनी चाहिए, आपको नंबर ऑफ क्लास निकालना भी आना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास एक्यूरेटली मौजूद होंगी तभी आप क्लास विद को बता सकेंगे। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप क्लास इंटरवल इसका नेक्स्ट पोर्शन है। एक तरफ हमने नंबर ऑफ क्लास स्ट्रक्स रूल के थ्रू निकाली है, क्लास इंटरवल हमने डेवलप की है डाटा में से देख के कि हमने इसके अंदर तकरीबन 5-5 का गैप रखा है। ठीक है, इसी तरीके से हम फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डाटा में रिपीट होंगी रेंज विद नंबर ऑफ क्लास वेट, क्लास इंटरवल। ठीक है, नाउ हियर इज द टर्न ऑफ कि आपको सबमिशन निकालना है पूरी फ्रीक्वेंसीज को। जब आप प्लस करें तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन उतनी ही आए जितना नंबर ऑफ डाटा है। तो जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज ऑलवेज इक्वल टू डाटा, तो समझें आपका ये डाटा जो है ये आपकी जो टेबल डिज़ाइन की आपने ये एक्यूरेट बनाए। आप डाटा को जितनी जल्दी अरेंज कर लेंगे, वैसे एक अरेंज करने का रूल है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले के थ्रू। ठीक है, वरना अगर आप ऐसे भी अरेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसे अरेंज कर लेंगे तो आपको मजीद आगे काम करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि जब आप सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते हैं तो वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के आ जाए, तो समझें यू आर राइट एट दिस पॉइंट और आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सही मार्क होगी। ठीक है,
नाउ द फिफ्थ मोस्ट थिंग इज़ कि आपको अब क्लास इंटरवल पता है, ठीक है, और आपसे क्लास बाउंड्रीज बनाने कहा जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जस्ट एक बात याद रखनी है कि ये वाली जितनी भी रो होती है ये सारी लोअर क्लास लिमिट होती है, ठीक है, क्योंकि ये इसके मुकाबले में छोटी डाटा होता है। जो छोटा होता है ना उसमें से हमेशा कटौती होती है, ठीक है, और ये इस तरीके से आप याद कर लें, मेमोराइज कर लें। तो क्लास इंटरवल अगर आपको दिया जाए तो आप क्लास बाउंड्री आराम से बना सकते हैं इस तरीके से कि आपने ये जो लोअर लिमिट वाली वैल्यूज़ हैं उनमें से 0.5 माइनस करना होता है, और जो ये अपर लिमिट वाली वैल्यूज़ होती हैं, यानी जो लार्जर वैल्यूज़ होती हैं, उसमें आप 0.5 प्लस करते हैं। इस तरीके से आप क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्रीज में आ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाती है बात आपके क्लास पॉइंट्स की या क्लास मार्क्स की, ठीक है। क्लास मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क्स सेम थिंग, एक ही बात की दो नाम है, ठीक है। या तो आप क्लास बाउंड्री से भी कर सकते हैं इसको और क्लास इंटरवल में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए कहते हैं कि दोनों फिजिबल डाटाज हैं। अगर आपको क्लास बाउंड्री दे दी जाए या क्लास इंटरवल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए क्लास मिड पॉइंट निकालें, क्लास मार्क्स निकालें, तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं होना चाहिए। एक तरीके का ये आपका समझे मीडियन है, ठीक है। इस तरीके से मीडियन है कि आप ये दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। तो जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो मिड पॉइंट्स आते हैं वो सारे जो है आप क्लास इंटरवल के थ्रू भी ले सकते हो और क्लास बाउंड्री के थ्रू भी ले सकते हो। तो जब भी आपसे मिड पॉइंट की बात की जाए तो आपके पास अगर डाटा में क्लास बाउंड्री और क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो यू कैन इजीली फाइंड द क्लास मिड पॉइंट एंड क्लास मार्क्स। इट इज बेसिकली जो अपर लोअर और अपर लिमिट के दरमियान की जो वैल्यू होती है, मीडियन वैल्यू जो होती है, वो हमें क्लास मिड पॉइंट से मिल जाती है। अच्छा जी, अब असल गेम स्टार्ट होती है क्योंकि हमें बहुत सारी डिफिकल्टी फेस होती है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में और कम्यूटेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में, ठीक है। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को आप एक दफ़ा अच्छे से समझ लीजिए, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके लिए, तो फिर आपको ये कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो एक बात याद रखें कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाए किसी डाटा में से, दैट्स इनफ फॉर यू। यू डोंट नीड हैव टू हैव क्लास इंटरवल, यू डोंट नीड हैव टू क्लास बाउंड्री, यू डोंट नीड टू हैव क्लास मिड पॉइंट, ठीक है। आपके पास फ्रीक्वेंसी है और आपसे कहा जाए इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, CF निकालें, तो आपके लिए दोनों चॉइस है कि या तो आप असेंडिंग में भी निकाल सकते हैं या आप इसको डिसेंडिंग में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। असेंडिंग क्या होती है कि आप ऊपर से नीचे आते हैं और डिसेंडिंग क्या होता है आप नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है। आपके पास लेट्स सपोज ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है कि आपने पहली जब भी कोई पहला डाटा कंसीडर करेंगे आप असेंडिंग में सबसे पहला और डिसेंडिंग में भी सबसे पहला, तो आपने क्या करना है कि उस डाटा को जो है एज इट इज से कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसीडर करना है। बाकी सारों के साथ जो है हम एडिशन वाला मामला करेंगे, लेकिन फर्स्ट 2 डाटा के साथ सेम सिनेरियो रहेगा। जैसे असेंडिंग में सबसे पहला डाटा 8 है और डिसेंडिंग में अगर हम देखें तो सबसे पहला 2 है, तो ये चीज़ें दोनों सेम रहेंगी, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने क्या करना है कि 8 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में प्लस करना है, आ गया 18। अब जो 18 आंसर आया है आपके पास, इसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में प्लस करना है, तो ये आ गया 36। अब 36 को आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मतलब जो एडिशन होके आता है रिजल्ट, उसको आपने उसकी फ्रीक्वेंसीज में जब प्लस करने लग जाएंगे तो ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आने लग जाएंगी। इसी तरीके से आप नीचे से जब चलेंगे तो पहला डाटा तो वैसे ही कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सेम एज फ्रीक्वेंसी की होगी, ठीक है। लेकिन अब जो है आपने पहले जो डाटा है उसको और सेकंड को जब प्लस करेंगे 2 + 5 तो 7 आ जाएगा। अब जो 7 आया है उसको नेक्स्ट थर्ड में प्लस करें, तो इस तरीके से आपकी ये दोनों टाइप की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डेवलप हो जाएंगी। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अच्छे से पता चल गई होगी कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, वो हम असेंडिंग में बना सकते हैं और वो हम डिसेंडिंग में बना सकते हैं। उन दोनों में जो पहला जो डाटा कंसीडर किया जाता है, जो पहला कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो एग्जैक्ट इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और बाकी सब डेवलप किए जाते हैं सम करके, जो आया सम उसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में प्लस करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब एक चीज़ है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, CF पढ़ा है, आगे हम CRF पढ़ें। अब टिल देन आपको ये पता चल गया है कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालते हैं और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कम्यूटेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए ये आपको ये दोनों एफर्ट्स करनी पड़ेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और कम्यूटेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आ जाएगी जब और उसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि वो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये जो कम्यूटेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा परेशानकुन भी हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही होती कि मैं इसका डाटा जो है फ्रीक्वेंसी से कोरिलेट करूँ या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से कोरिलेट करूँ। तो हमें कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ना जस्ट और जस्ट 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हमें कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एक तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, और दूसरा हमें कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट चाहिए। अब आपको पता है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने 2 तरह की फ्रीक्वेंसी निकाली थी, एक असेंडिंग ऑर्डर में थी और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में थी। मोस्ट प्रेफरेबली आप जो है असेंडिंग ऑर्डर वाला कंसिडर कर लिया करो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, CRF निकालने के लिए आपने 8 को जस्ट जो फ्रीक्वेंसी आपकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी उसको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते जाना है, ठीक है। तो आपका जो है ना ये सारा कम्यूटेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यानी आपको कम्यूटेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एफर्ट पुट करनी पड़ेगी कि आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी आनी चाहिए। जब वो आ जाएगी तो ही आप कम्यूटेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना सकेंगे, और जब कम्यूटेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी तो जस्ट आप उनको मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाएं और आपका आंसर निकलता जाएगा परसेंटेजेस में, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। जैसे हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जस्ट फ्रीक्वेंसी की नीड होती है कि अगर हमें जस्ट सिंपल फ्रीक्वेंसी भी मिल जाए तो हम इसको डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जस्ट और जस्ट किसकी नीड होती है, जस्ट फ्रीक्वेंसी की नीड होती है कि हमें ये मिल जाए तो हम इसकी मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं उसके टोटल नंबर से, तो हमें जो है ये रिलेटिव को और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। लेकिन CRF के लिए हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ज़रूरी होती है।
और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को जो है डिवाइड कर रहे होते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो ही CRF हमें निकलना मिलता है, ठीक है। और जब परसेंटेज की बात आए तो जस्ट सिंपली आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेवलपिंग हाउ टू डेवलप अ टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच यू हैव टू नो अबाउट फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और इनके परसेंटेजेस, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेबल डेवलप करना आ गया होगा। कौन सी चीज़ कहाँ नीड है हमें, तो वो हमें पता चल जाए, तो फिर हम इजीली टेबल डेवलप कर लेते हैं।